गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी 50 प्रश्नों वाली सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 5वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, डिजिटल भुगतान का क्या अर्थ है? डिजिटल का मतलब ऑनलाइन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना। जब भी हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनके थ्रू अगर पैसे का भुगतान करते हैं तो इसे हम डिजिटल भुगतान कहते हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? तो डिजिटल भुगतान करेंगे तो या तो हमारे पास में स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं या फिर मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर हम यूपीआई जैसे फ़ोनपे, गूगल पे इनका यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, यानी कि मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, जिन जिन प्रश्नों पे इम्पोर्टेंट लगाए जाए उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इनका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर एनपीसीआई। जितने भी सारे यूपीआई ऐप्स होते हैं वो एनपीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती? तो डिजिटल भुगतान के लिए इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है, बैंक में खाता होना भी ज़रूरी है, एटीएम कार्ड भी ज़रूरी है, क्योंकि एटीएम कार्ड होगा उसी के थ्रू हम यूपीआई में उसको रजिस्टर कर पाते हैं। क्या ज़रूरी नहीं है? तो पासबुक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पासबुक का यूज़ जो होता है वो नगद भुगतान के लिए होता है। जब हम बैंक में जाते हैं और हमें कैश रुपए निकलवाने की आवश्यकता पड़ती है तो पासबुक की ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल भुगतान के लिए हमें पासबुक की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रश्न नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? तो क्यूआर का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? मतलब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पेटीएम। देखो, यूट्यूब के थ्रू हम ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाते, इंस्टाग्राम से भी नहीं कर पाते, एमएस वर्ड से भी नहीं कर पाते, तो सही आंसर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम हो सकता है या इसके जगह पे फ़ोन पे भी हो सकता है, इसके अलावा गूगल पे भी हो सकता है। समझ गए? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, डिजिटल लेन देन की पुष्टि किससे होती है? तो जब भी हम डिजिटली यानी कि ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो या तो हमें ओटीपी चाहिए उस लेन देन करने के लिए या फिर पिन नंबर चाहिए। अगर हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि यूपीआई पेमेंट को जब भी आप कहा जाएगा यानी कि फ़ोनपे से या फिर गूगल पे से या फिर पेटीएम से, यानी कि जितने भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैं उनसे अगर लेन देन किया जा रहा है तो हमें क्या चाहिएगा? ओटीपी चाहिए, पिन चाहिएगा। क्या चाहिएगा? पिन चाहिएगा। अगर हम नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा भेज रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ओटीपी आएगा। अगर हम क्रेडिट कार्ड
या डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम के थ्रू अगर हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो भी हमारे पास में ओटीपी आएगा। तो ओवरऑल बात यह है कि जब भी हम डिजिटल लेन देन करते हैं तो या तो आपके पास ओटीपी आएगा या फिर आपने जो पिन लगा रखे होंगे उस पिन के थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी ध्यान रखें कि जो आपने सिक्योर जो पिन लगा रखे हैं या फिर जो ओटीपी आपके पास आते हैं वो अगर कोई आपसे मांगता है तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनको शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, रुपए कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा एनपीसीआई के द्वारा। रुपए कार्ड मतलब जो एटीएम कार्ड आता है ना, वो वाले कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, नेट बैंकिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, किस माध्यम से डिजिटल भुगतान नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो क्रेडिट कार्ड से हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से भी हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, नगद नहीं कर सकते। नगद हो गया तो फिर डिजिटल किस बात का। मोबाइल वॉलेट से भी हम कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नगद, क्योंकि इसमें यह पूछा है कि डिजिटल भुगतान नहीं किया जा सकता। तो हम कैश का लेन देन कर रहे हैं तो उसे हम डिजिटल नहीं कहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आदि क्या हैं? तो हमने थोड़ी देर पहले भी बताया, ये डिजिटल भुगतान संबंधी ऐप होते हैं जिनके थ्रू हम डिजिटली पेमेंट कर पाते हैं, यानी कि एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में ये होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, नेट बैंकिंग सेवा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो नेट बैंकिंग के लिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा किसी न किसी बैंक में एक खाता होना चाहिए। अगर हम नेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंटरनेट भी होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग में ध्यान रखना, जब भी हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, जैसे हमने एसबीआई की नेट बैंकिंग ले रखी है, मान लीजिए मेरा खाता एसबीआई में है तो मुझे एसबीआई की नेट बैंकिंग ले रखी है। तो जब भी हम नेट बैंकिंग लेते हैं तो उसके लिए एक तो आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है। तो सबसे पहले हम आईडी को फिल करेंगे, फिर पासवर्ड को फिल करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमें नेट बैंकिंग में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सबको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि विदाउट आईडी पासवर्ड के हम नेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 14, यूपीआई ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जब भी हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? पिन नंबर चाहिए होता है। और अगर हम इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन को पूरा कर रहे हैं तो वहाँ हमें क्या चाहिए होता है? ओटीपी चाहिए होता है। क्लियर? अगर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर रहे हैं तो भी हमें ओटीपी चाहिए होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, आधार आधारित भुगतान प्रणाली को क्या कहते हैं? आधार आधारित भुगतान प्रणाली जो होती है उसे हम AEPS कहते हैं। इसमें क्या होता है? आधार आधारित में सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड चाहिए होता है आपका, ठीक है, और साथ में कैंडिडेट का जाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक लगती है, उसका बायोमेट्रिक इनरोल होता है, उसके बाद ही वो पैसा निकाल सकता है। यानी कि आधार कार्ड जैसे हम डालेंगे तो आधार कार्ड से जो लिंक जो भी आपका बैंक होगा वो शो कर जाएगा। अगर हम उसमें से कोई भी पैसा निकाल रहे हैं तो उसका जो बैंक का जो ओनर होता है, जिसके नाम से खाता होता है, उसका बायोमेट्रिक चाहिए होता है, उसके आधार पे हम पैसे निकाल सकते हैं। ये पैसे जो ये आधार आधारित जो भुगतान प्रणाली है, ये किसी भी आप ई मित्रा पे जाके या फिर CSC सेंटर पे जाके आप इसको
कर सकते हैं, यानी कि पैसे निकलवा सकते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 16, एईपीएस के लिए, एईपीएस सेवा के लिए क्या आवश्यक होता है? तो हमने अभी बता दिया आपको थोड़ी देर पहले कि एईपीएस से अगर आप पैसे निकलवा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक तो आधार कार्ड चाहिएगा और साथ में क्या चाहिएगा, फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ेगा। आपको कमेंट बॉक्स में एईपीएस की फुल फॉर्म ज़रूर बताना है। फुल फॉर्म मैं तो लास्ट तक बता ही दूंगा आपको। अगर आपको पता है एईपीएस की फुल फॉर्म क्या है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 17, डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जब भी हम डिजिटली लेन देन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह थी, हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात हमें समय की बचत होती है और घर बैठे सुविधा मिल जाती है। अगर हम नगद भुगतान करेंगे या नगद पैसे हमें निकलवाने हैं तो हमें बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में जितनी भी लंबी अगर लाइन लगी हुई है तो हमें लाइन में लग के फिर पैसा निकलवाना पड़ेगा। तो समय की काफ़ी ज़्यादा खपत होती है वहाँ पे, लेकिन डिजिटल भुगतान में समय की बचत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, मोबाइल वॉलेट क्या है? ऑप्शन, एक बटुआ है या ऑनलाइन पैसे रखने का माध्यम है या बैग है या कार्ड है। तो मोबाइल वॉलेट एक ऑनलाइन पैसे रखने का माध्यम होता है। समझिए कि मोबाइल वॉलेट क्या होता है। मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांजैक्शन करूँगा तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं सीधा बैंक के ज़रिए बैंक को लिंक करके और फिर ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ डायरेक्ट बैंक में से, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि बैंक में से कुछ जो ट्रांजैक्शन है मैं वॉलेट में डाल लूँगा। मान लीजिए ये मेरे पास में वॉलेट है, ये फ़ोनपे में ही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 5,000 रुपये मेरे महीने में खर्च हो जाए छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में, तो मैं 5,000 रुपये क्या कर लूँगा, बैंक में से अपने वॉलेट में ऐड कर लूँगा। अब जब भी मुझे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करने होंगे तो मैं सीधा वॉलेट से कर लूँगा। जैसे मुझे 100 रुपये का सामान ख़रीदना है, मैं ख़रीद लूँगा। 50 रुपये मेरे को मान लीजिए किसी दुकानदार को देने हैं तो मैं दे दूँगा। अगर मुझे घर का कोई सामान ख़रीदना है 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये का ख़रीद लूँगा। तो इस प्रकार से 50 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये के छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम कहाँ से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। हालांकि करने को तो हम डायरेक्ट बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका कोई सैलरी अकाउंट है या फिर आपके पास कोई बैंक है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए हम वॉलेट में ऐड करके और वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 19 इम्पोर्टेंट है। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? आईएमपीएस का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, कि जब भी हमें किसी को तुरंत पैसे भेजने होते हैं तो हम इंटरनेट बैंकिंग में आईएमपीएस का यूज करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 नेफ्ट। नेफ्ट का उपयोग क्या है? तो जब भी हमें एक बैंक से दूसरे बैंक को अगर पैसे भेजने होते हैं तो हम नेफ्ट पेमेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 21 निम्न में से कौन सा एक यूपीआई आधारित ऐप नहीं है? तो देखो गूगल पे है, फ़ोन पे भी है, अमेजोन पे भी है, एमएस एक्सेल नहीं है। एमएस एक्सेल से पेमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका। प्रश्न नंबर 22 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए या तो हमें पिन डालना पड़ता है या फिर ओटीपी डालना पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 एम पॉस किसका लघु रूप है? तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल। आपने पीओएस मशीन तो देखी होगी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जैसे उस पर कार्ड वगैरह स्वैप किया जाता है। बैंकों में भी मिलती है वैसे, ये बैंक वगैरह में जाते हैं तो अपन डायरेक्टली पोस्ट मशीन पे कार्ड को स्वैप करके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, पैसे लेने हो तो भी और पैसे भेजने हो तो भी। तो इसी प्रकार से
ये एम पोस्ट मशीन होती है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल मशीन। प्रश्न नंबर 24, कार्ड से पेमेंट करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाए? देखो आंसर आ ही गया आपका। कार्ड से अगर हमें पेमेंट करनी है यानी कि एटीएम कार्ड से पेमेंट करनी है तो हमें पोस्ट मशीन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने से क्या लाभ होता है? ए ऑप्शन, लेन देन का रिकॉर्ड रहता है, या चोरी होने की संभावना बढ़ती है, या नकद की ज़रूरत, या फिर लाइन में लगना। तो डिजिटल प्रणाली को अगर हम अपनाते हैं तो हमें लेन देन करने का रिकॉर्ड रहता है। जैसे हम फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर किसी को हमने 5,000 रुपये भेजे हैं फ़ोनपे से, ठीक है, तो उसका हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे और पर्टिकुलर डेट को डालेंगे, या फिर नाम से भी हम सर्च कर सकते हैं कि उस बंदे को हमने अगर 5,000 रुपये डाले हैं तो ऑटोमेटिक वो दिखा देगा कौन सी डेट को डाले हुए हैं। आप उसको डेट वाइज भी नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं, तो उसका एक एज ए रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, मोबाइल बैंकिंग के लिए कौन सी ऐप का उपयोग होता है? तो देखो मोबाइल बैंकिंग तो प्रत्येक बैंक की अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए हम एसबीआई में मेरे पास खाता है तो उसकी अलग बैंकिंग होगी, उसका खुद का अलग ऑफिशियल ऐप होगा। जैसे अगर एसबीआई के ऐप की बात करें तो एसबीआई के पास में योनो ऐप है। कौन सा ऐप है? योनो। योनो ऐप पे आप जाएंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे या एम पिन से भी खुल जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैंक का ऑफिशियल ऐप होगा, किसी भी बैंक में अगर आप खाता खुलवाएंगे तो उस बैंक का ऑफिशियल ऐप होगा जिसके थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, बीबीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम। प्रश्न नंबर 28, फास्टैग। फास्टैग का यूज किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? टोल के भुगतान के लिए। जो टोल टैक्स होता है उसके भुगतान करने के लिए उसको हम डिजिटल भुगतान के रूप में करेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? फास्टैग की ज़रूरत होगी। मान लीजिए कि ये टोल प्लाजा है, ठीक है, और ये आपकी गाड़ी है। अगर आपके पास में फास्टैग नहीं लगा हुआ आपकी गाड़ी में, ठीक है, यहाँ पर फास्टैग नहीं लगा हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कैश रुपए देने पड़ेंगे, कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये जाने देंगे। यानी कि रोकेंगे, आपसे पैसे लेंगे, आपको पर्ची देके और आगे निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने फास्टैग लगा रखा है अपनी गाड़ी में तो क्या करोगे? सीधा आपकी गाड़ी जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा और आपकी फास्टैग में से पैसे काट लेगा टोल टैक्स के, और सीधे के सीधे आपको निकाल देगा। तो इससे समय की भी बचत होती है और टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। तो फास्टैग का यूज कहाँ होता है? टोल टैक्स के भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, कैशलेस इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है? तो कैशलेस का मतलब क्या होता है? केवल डिजिटल रूप से भुगतान करना, यानी कि कैश का उपयोग नहीं करना, उसे हम बोलते हैं कैशलेस। तो केवल डिजिटल के माध्यम से अगर हम सारी पेमेंट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे कैशलेस इकोनॉमी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, मोबाइल वॉलेट की सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो जिस प्रकार से हम बैंक की सुरक्षा के लिए OTP या पिन लगाते हैं, तो मोबाइल के अगर वॉलेट में भी पैसे हैं तो वॉलेट की सुरक्षा के लिए भी क्या होंगे? या तो उसका कोई पिन लॉक होगा या फिर कोई पासवर्ड होगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाली भारत सरकार की कौन सी योजना है? डिजिटल इंडिया योजना। कौन सी योजना है? डिजिटल इंडिया योजना। प्रश्न नंबर 32, वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र किस माध्यम से होता है? देखो ये तो हमने बता दिया कि ये तो है बैंक मान लीजिए, और ये हमारे पास में है वॉलेट, ठीक है। मान लीजिए हम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे में ये तो हमारे पास में वॉलेट है और ये बैंक है। अभी हमने ये तो बता दिया कि बैंक से अगर हम वॉलेट में पैसे डालेंगे तो सिंपली बैंक में जाएंगे, ट्रांसफ़र टू वॉलेट करेंगे और
जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डाल लेंगे, सीधे वॉलेट में पैसे चले जाएंगे। अगर हमें वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं तो क्या प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। वॉलेट से अगर हम बैंक में डालना चाहें तो भी हम पैसे डाल सकते हैं। तो किस माध्यम से डालेंगे बताइए। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा मोबाइल वॉलेट ऐप का यूज करके। यानी कि जैसे फ़ोनपे में वॉलेट में से बैंक में डालना चाहते हैं तो फ़ोनपे को पहले ओपन करेंगे, वॉलेट में जाएंगे, उसके बाद बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रश्न नंबर 33, नेट बैंकिंग से लेन देन करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर नेट बैंकिंग आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपको या तो एक आईडी दी जाएगी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड का आप यूज़ करके नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपने नेट बैंकिंग यूज़ करी है तो अगर आईडी पासवर्ड डाल देंगे ना तो भी उसके बाद में आपके पास में ओटीपी भेजा जाता है लॉगिन के लिए। तो किसी कारणवश आप आईडी पासवर्ड किसी को शेयर भी कर देते हैं तो भी आपके पास क्या आएगा, एक ऑथेंटिक मैसेज आएगा, यानी कि ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 34, यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा क्या है, लिमिट क्या है। तो इसमें 1 लाख रुपए की लिमिट होती है, 1 लाख रुपए पर डे। वैसे ये जो लिमिट होती है, सॉरी 1000 पे मैंने टिक लगा दिया, 1 लाख रुपए प्रतिदिन, 1 लाख रुपए। अगर आप, वैसे ये बैंक की सीमा पे डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। बाकी नॉर्मली अगर हम बात करें यूपीआई की तो 1 लाख रुपए प्रतिदिन की लिमिट होती है, यानी कि 1 लाख रुपये आप 24 घंटे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिमिट है वो अगले 24 घंटे में रिन्यू हो जाती है। 35, ओटीपी का पूरा नाम आपको बताना है। तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड है। 36वां प्रश्न, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए किससे संबंधित है। ए मोबाइल नंबर से, बी बैंक अकाउंट से, सी यूपीआई लेन देन से, या डी आधार कार्ड से। इसका सही आंसर हो जाएगा यूपीआई के लेन देन से, सी आंसर। 37वां प्रश्न, भीम ऐप से लेन देन करने के लिए क्या ज़रूरी है। ए आधार कार्ड, बी यूपीआई पिन, सी पासबुक, डी चेकबुक। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा यूपीआई पिन। किसी भी आप यूपीआई ऐप से अगर लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो भीम हो, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी हो, उनसे आप अगर लेन देन कर रहे हैं तो आपको यूपीआई पिन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न नंबर 38, ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या किया जाता है। तो अगर ट्रांजैक्शन आपने करा और ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो ऐसी कंडीशन में आप वेट करेंगे लगभग 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के बीच में आपके जो पैसे हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं पेटीएम या फ़ोनपे किसी का एक यूज़ कर लीजिए, जैसे फ़ोनपे का यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादातर। फ़ोनपे से मान लीजिए हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हमने किसी को 5000 रुपये भेजे, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोसेस में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, वो 5000 रुपये सामने वाले के अकाउंट में नहीं जा पाए। अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, आपके अकाउंट से तो कट गए, लेकिन सामने वाले थोड़ी देर बाद में वो क्या किया, ट्रांजैक्शन फेल दिखा गया। तो ऐसी कंडीशन में घबराने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो लगभग 24 घंटे या 48 घंटे के समथिंग वो आपके अकाउंट में क्या जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। या तो सामने वाले के चले जाएंगे, सामने वाले के नहीं जाएंगे तो आपके फ़ोनपे या आपके बैंक में डायरेक्ट वापस से रिटर्न हो जाते हैं। ये हालांकि मैक्सिमम टेन्योर बताया है, ये कई बार तो 5-7 मिनट में ही वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें 24 से 48 घंटे का वेट करना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 39, ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या नहीं करें। देखो क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें पिन शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई आशंका है कि आपके पास ओटीपी आए हैं ट्रांजैक्शन करके, कि आपके बैंक से 5000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो रहा है और आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है और आपको आशंका है कि यार ये ट्रांजैक्शन मैं नहीं कर रहा, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ओटीपी शेयर नहीं करने चाहिए। चलिए
प्रश्न नंबर 40, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद क्या होता है? जब भी हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो हमें पेमेंट के विकल्प खुल जाते हैं। ठीक है, तो आप पेमेंट में अमाउंट डालेंगे, जितना भी आपको पेमेंट करना होगा, पिन डालेंगे और उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। प्रश्न नंबर 41, डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड किस डिवाइस में स्कैन किया जाता है? तो कैमरे से स्कैन किया जाता है। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैनर जो होता है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन होता है। अगर आपके मोबाइल का कैमरा ही सही नहीं है तो आप क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 42, एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा भी था कि एनपीसीआई का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपने बता भी दिया होगा, और अगर नहीं आपको पता तो देख लीजिए। इसका सही पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको कुछ यूपीआई पेमेंट ऐप बताए थे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप। अगर इनके अलावा भी आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं जिनसे पेमेंट यूपीआई के रूप में जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप हैं ऐसे, तो अगर उनको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि वो ऐप एनपीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस, ये भी मैंने आपसे पूछा था एईपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। इसमें आधार नंबर के अलावा क्या ज़रूरी होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, आधार कार्ड के साथ में आपको फिंगरप्रिंट भी लगाना पड़ता है। एईपीएस का पूरा नाम एक बार वापस से देख लीजिए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। किसी भी सीएससी सेंटर या ई-मित्र सेंटर पे हम जाते हैं, आधार कार्ड को देते हैं, आधार कार्ड से जो भी लिंक आपका बैंक अकाउंट होगा वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट ज़रूरी होते हैं। प्रश्न नंबर 44, भीम ऐप में ट्रांजेक्शन करते समय क्या दर्ज करना आवश्यक है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा यूपीआई पिन। भीम ऐप में ही नहीं, किसी भी ऐप में, किसी भी यूपीआई ऐप में, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो आपको पिन डालना ज़रूरी है ट्रांजेक्शन करते समय। प्रश्न नंबर 45, फास्टैग किससे संबंधित है? तो ये आ लिया था, टोल टैक्स से संबंधित है। प्रश्न नंबर 46, गूगल पे किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो गूगल पे एक डिजिटल भुगतान संबंधी प्लेटफॉर्म है। प्रश्न नंबर 47, कैश ऑन डिलीवरी क्या है? नगद भुगतान डिलीवरी के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, ज़रूरी नहीं है नगद भुगतान, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपने यूज किया, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया अमेज़ोन से, ठीक है, आपने अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगवाया और वहाँ पे पेमेंट मेथड में आपने कर दिया कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट आपको पहुँचाएगा और जिस समय आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप प्रोडक्ट ले लीजिए, उस समय पैसे दे दीजिए। अगर आपके पास सीओडी आपने करवाया है और आपके घर पे प्रोडक्ट आ गया और आपके पास अगर नगद पैसे नहीं हैं, ध्यान रखना, तो आप उसको ऑनलाइन भी उस समय पेमेंट कर सकते हैं। तो सीओडी जब घर पे आता है तो नगद भुगतान डिलीवरी के समय, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सीओडी क्या है? तो जो भुगतान होता है वो डिलीवरी के समय किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? या तो नगद कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48, यूपीआई आईडी का उदाहरण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, मोबाइल नंबर @UPI। आपने मोबाइल नंबर @YBL ये भी यूज़ होता है, @AXL भी यूज़ होता है, ईमेल आईडी @AXL YBL ये सब भी यूज होता है। यानी कि या तो मोबाइल नंबर यूज होगा या फिर ईमेल आईडी यूज होगी और फिर @ के बाद में YBL, UPI, AXL ये सब आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये कभी नहीं आता .com, ये कभी भी
यूपीआई आईडी में नहीं आता। या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आएगी, फिर @ का चिन्ह आएगा, फिर उसके बाद में ये आएगा, या तो यूपीआई या YBL या AXL, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 49, डिजिटल भुगतान के समय गोपनीय जानकारी साझा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ए ऑप्शन हाँ, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन कभी कभी कर देनी चाहिए, या डी अगर दोस्त हैं साथ में तो कर सकते हैं। नहीं, सही आंसर हो जाएगा इसका नहीं करनी चाहिए। डिजिटल भुगतान के समय गोपनीय जानकारी होती है आपकी OTP। क्या होता है? OTP। ये आपको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान का उदाहरण नहीं है? देखो फ़ोन पे यस डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, भीम के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं। नगद जो होगा या कैश के रूप में अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो डिजिटल भुगतान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये था आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।